लेट अस स्टार्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुनो, अभी तक अपन ने क्या क्या किया है। चैप्टर 1 का एक कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, उसके एडवांटेजेस लिमिटेशंस पढ़े। फिर ये सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ा वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ठीक है। उसके बाद अपन ने इंडिविजुअल एक एक पार्ट पढ़ लिया कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यू सिस्टम, ठीक है। अब देखो, डे 1 पे पता है मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने तुम लोग को बोला था दैट देयर आर 3 लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले टॉप, मिडिल एंड लोअर। बट उसके एक्चुअल नाम इन द सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, बराबर। जैसे एक कोई एफएमसीजी कंपनी ले लो, कोई भी एफएमसीजी कंपनी बोलो, क्या है? HUL, ठीक है, HUL है। अब उसके कितने अलग अलग डिविजन्स हो गए? बेकरी, फिर सोप एंड डिटर्जेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिवीजन हो गए। ये सारे डिवीजन उसके अलग अलग बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे कौन आएगा? उसका CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, जो पूरे HUL के लिए और विजन मिशन बनाएगा। ये सुनो, तुझे कुछ हो रहा है? हाँ, जा जाइए, ठीक है। Whereas बिजनेस लेवल के लिए someone just go with her, she's not feeling well. बिजनेस लेवल के लिए क्या होता है? डिविजनल मैनेजर्स एंड स्टाफ होते हैं, बराबर। जैसे हर एक डिवीजन A, B, C, तो उसको बिजनेस मैनेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस मैनेजर। एंड हर एक बिजनेस के अंदर सेम टू सेम फंक्शन हो गए। फंक्शन मतलब क्या? मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, HR, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब देखो, इसके अंदर भी सेम फंक्शंस होएगा, इसके अंदर भी सेम फंक्शंस होएगा और यहाँ पर भी सेम फंक्शंस होएगा। तो बिजनेस फंक्शंस मतलब क्या होते हैं? मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, फिर फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का अलग से डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च का अलग से डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। यस, लॉजिस्टिक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? सो दीज आर सम बिजनेस फंक्शंस, और हर एक बिजनेस के अंदर ये सेम फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इनको फंक्शनल मैनेजर बोला जाता है। यहाँ पर जो है वो डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ है। इज दिस क्लियर? आर यू फाइन? यू वांट टू गो होम? वो ठीक है, उसका फोन नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? मुझे लगा उसको कुछ हो गया। किधर है तेरा फोन? वो ऐसे बिहेव कर रही थी, उसको मुझे लगा उसको उल्टी उल्टी हो रही है, ऐसा कुछ। शी वाज सो रेस्टलेस, लाइक जा जा बाहर जा। पता है मेरे को। चलो, सो देयर आर 3 लेवल्स। इज दिस क्लियर? अब देखो, ये 3 लेवल को समझते। इस 3 लेवल में क्या क्या होता है, पहले सबसे पहले समझते कि कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल का काम होता है स्ट्रैटेजी बनाना। बिजनेस लेवल का काम होता है वो स्ट्रैटेजी को कंसीडर करके अपने बिजनेस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाना। एंड फंक्शनल का काम होता है अपने फंक्शनल रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाना, बराबर। जैसे प्रोडक्शन वाला अपने से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बनाएगा स्ट्रैटेजी, उसको मार्केटिंग सेल से कुछ लेना देना नहीं है। उसको जितना क्वांटिटी प्रोडक्शन करने के लिए बोलेंगे उतना वो कर देगा, एंड उसका बात खत्म। उसका दूसरे किसी भी चीज से लेना देना नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके। सो कॉर्पोरेट लेवल, सबसे पहला कौन सा है तुम्हारा? कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं? दे डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि वो लोग टॉप लेवल पे ना। जैसे HUL या रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो अंबानी जी पूरे रिलायंस के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, ठीक है। ये CEO या BOD का काम है, ठीक है। मत लिखना ये लाइन, कुछ भी लिखती है लड़की, ठीक है। ओके, यहाँ पर कौन कौन होता है? CEO होता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो ये लेवल पे कौन कौन लोग रहते हैं? पहले बात, इनका काम है स्ट्रैटेजी बनाना। यहाँ पर कौन कौन होते हैं? CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। ये लोग क्या डिफाइन करते हैं? मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विजन, मिशन, गोल्स बनाना इनका काम है। साथ ही साथ अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्ट्रैटेजी बना के ऐसे हो गया काम खत्म? नहीं, उनको रिसोर्स को अलोकेट करना पड़ेगा अलग अलग बिजनेसेस के लिए, बराबर। मतलब देखो, एक कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स रहता है, बराबर। जैसे रिलायंस का एक कॉमन कैपिटल रहेगा, उसमें से कितना रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाएगा, कितना जियो में जाएगा, कितना ट्रेंड्स में जाएगा, कितना अजॉर्टे में जाएगा, कितना अलग अलग और बिजनेसेस में जाएगा, ये लोग डिसाइड करेंगे टॉप लेवल वाले, ठीक है। दे फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी एंड साथ ही साथ प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरा काम किसका है? कॉर्पोरेट लेवल का। अंडरस्टूड? वंस अगेन लेट अस रिवाइज। ये लोग क्या करते हैं? दे डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कौन कौन आता है? CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं।
What are they doing? They define the mission and goals of the organization. They also allocate resources among different businesses. ये लोग क्या करते थे? Formulate and implement Strategies. and they provide leadership for the Organization. Is this clear? आज देखने से तो सारे इंपॉर्टेंट भी कॉन्सेप्ट और थोड़े सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद जो है ना पार्ट, मतलब जो चैप्टर 3 और चैप्टर 5 है, उसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैवी है बट दे आर इम्पॉर्टेंट। अभी लास्ट अटेम्प्ट में चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में से ही 25 मार्क का पेपर आ गया था 2 चैप्टर में से, ठीक है, क्योंकि उसमें से केस स्टडी वो चैप्टर्स में से बनता है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बिजनेस लेवल। ये बिजनेस लेवल मतलब क्या कि जैसे कहने से रिलायंस या टाटा, दे आर अ कॉन्ग्लोमरेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा क्या एक ही बिजनेस में वो लोग नहीं, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है, वो भी अनरिलेटेड है। कैसे है? Unrelated. सो दे कॉन्सेंट्रेट स्ट्रेटेजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेस। मतलब क्या, हर एक बिजनेस लेवल अपने बिजनेस के ही रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाएगा, उनको बाकी के बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। दे आर कंसर्न विद स्ट्रेटेजीज दैट आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर, Business. ठीक है। द लास्ट इज फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीधा सीधा वो लोग ऐसे भी तुमको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज, ठीक है, या तो फिर वो लोग तुमको बताएंगे एक्सप्लेन व्हाट इज द वर्क ऑफ फंक्शनल लेवल टीम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स कैन बी आस्क्ड। इज दिस क्लियर? फंक्शनल लेवल का काम क्या होता है? सुनना ध्यान से। फंक्शनल लेवल का ये काम होता है कि जो बिजनेस लेवल या कॉर्पोरेट लेवल जो स्ट्रेटेजीज बोलते हैं उसका एग्जीक्यूशन करना। क्या करना? Execution. सो देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन या ऑपरेशन। एक बात तो सही है कि उनका जो भी फंक्शन रहेगा, मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन वाला अपने प्रोडक्शन का काम करेगा, परचेज वाला अपना परचेज वाला काम करेगा, सेल्स वाला अपना सेल्स का काम करेगा। मतलब उनको बस अपने फंक्शन से ही रिलेटेड है, उनको बाकी सारे फंक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। सो कहने से देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। मतलब एक ही एक्टिविटी का उनका काम रहेगा, वो क्या सारे एक्टिविटीज में टांग नहीं अड़ाएंगे। बिजनेस का क्या है, सिर्फ वो अपने बिजनेस में देखेगा, तो बिजनेस में सारे फंक्शंस का ध्यान रखेगा, एंड कॉर्पोरेट लेवल में उनको सारे के सारे बिजनेसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक फंक्शनल लेवल मैनेजर सिर्फ अपने फंक्शन का ध्यान रखेगा, एक बिजनेस लेवल मैनेजर अपने बिजनेस में आने वाले सारे फंक्शंस का ध्यान रखेगा, और एक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर अपने सारे बिजनेसेस का ध्यान रखेगा। समझ में आया? अब तू 2 मिनट चुप बैठ, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है, रुखसाना ने सुना नहीं था वो। एक फंक्शनल लेवल मैनेजर क्या करता है, सिर्फ अपने फंक्शन का काम करता है, अपने फंक्शन का ध्यान रखेगा। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाएगा, सेल्स वाला सेल्स रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनेगा। फिर एक बिजनेस लेवल क्या करता है, सारे बिजनेस के फंक्शंस का ध्यान रखता है, और एक कॉर्पोरेट लेवल क्या करता है, सारे बिजनेसेस का ध्यान रखता है। अब समझा रुखसाना? ओके। दे डेवलप फंक्शनल स्ट्रेटेजीज which help to achieve strategic objectives set by corporate and business level manager। वो लोग किसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं? जो किसने सेट किए? बिजनेस लेवल या कॉर्पोरेट लेवल ने सेट किए। अब मुझे एक बात बताना, ये लोग एक्चुअली एग्जीक्यूशन करते हैं, तो कहना से ये लोग आगे के लेवल्स को इनपुट देंगे, भाई तुमने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी कभी कि कुछ स्ट्रैटेजीज पॉसिबल ना हो, तो उसका इनपुट कौन देगा? द फंक्शनल लेवल, क्योंकि असली काम वो लोग करते हैं, ठीक है। So they provide input to the business या corporate level manager for formulating realistic, कैसी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, एंड अटेनेबल। ऐसा क्या कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं देने का, इट शुड बी वेरी मच रियलिस्टिक एंड अटेनेबल ऑल्सो। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनपुट देते हैं, किसको इनपुट देते हैं? बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल को, कि ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए जो रियलिस्टिक हो एंड साथ ही साथ कैसी हो? अटेनेबल हो। समझ में आया? पानी पी ले, नींद आ रही है तेरे को। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया कि 3 अलग अलग कौन से लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शन, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड Function. अब इन लोगों का एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता रहेगा, मतलब हाउ दे विल कम्युनिकेट। सो देखो, देयर आर 3 ऑप्शंस। एक होता है फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, मतलब फंक्शनल लेवल के मैनेजर्स बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल के मैनेजर्स से बातें करते हैं। फिर एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ना नॉर्मली स्टार्टअप में होता है, तुम देखना स्टार्टअप में बॉस और प्यून वो लोग भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते होंगे, क्योंकि नया नया है ना, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर। सो छोटे ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप में ना ऐसा भले ही कोई पोजीशन रहेगा कि ये CEO है
या तो फिर ये कंपनी का मैनेजर है, फलाना ढिंग है, फिर भी जब मीटिंग रहेगी ना तो उसमें सब लोग रहेंगे। वाई? बिकॉज स्टार्टअप है, इट्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो सभी का इनपुट मान लिया जाएगा। इसलिए क्या होता है, एक जो तुम्हारा वर्टिकल स्ट्रक्चर रहता है, सुनो इधर देखो, तुम्हारा जो वर्टिकल स्ट्रक्चर रहता है ना वो सेम लेवल पे आ जाता है। वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम लेवल पे आ जाता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या हो गया, मतलब सारे के सारे प्यून से लेकर बॉस तक सब एक लेवल पे है, मतलब वो लोग फ्रीली कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। समझ में आया? एंड लास्ट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ना बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। रिसेंटली कैसा हुआ था कि एक डेलॉइट का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। सो डेलॉइट को एक बड़ा सा प्रोजेक्ट दिया था एक पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट करने के लिए, ठीक है। अब नहीं वो नहीं, तो डेलॉइट को जो एक प्रोजेक्ट दिया था ना उसमें कैसा था कि उन लोग को एक नया पूरा अलग से टीम बनाना पड़ता है। जब भी वो लोग एक टीम बनाते हैं ना तो उसको पायलट बैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब एक पूरा अलग से सेपरेट टीम बनाते हैं, उसके सारे लेवल्स वगैरह डिसाइड करते हैं। बट पायलट बैच बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि सारे नए एम्प्लॉयज़ को हायर करो। अब वो लोग क्या करते हैं, हमेशा कोई भी नए प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग पायलट बैच नहीं बनाएंगे। पायलट बैच मतलब क्या, एक पूरा नया से टीम बनता है और फिर वही टीम चलता है वो पूरे प्रोजेक्ट पे। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक प्रोजेक्ट सदियों तक चले, कोई प्रोजेक्ट 1 साल 2 साल या 5 साल का भी हो सकता है। तो इससे वो लोग क्या करते हैं, पूरा एक नया टीम नहीं बनाते, वो लोग सिर्फ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़, वो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट रहते हैं ना उनको हायर करते हैं। तो थोड़ा बहुत वो लोग बाहर से आउटसोर्स करते हैं और थोड़ा बहुत वो लोग क्या करते हैं, इंटरनल अपने जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं ना उनको घुमा देते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, एक नया टीम बनाएंगे, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ बाहर से आएंगे और कुछ एम्प्लॉयज़ उनके टीम के रह गए। अब मुझे एक बात बताओ, जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं उनके अब 2 बॉसेस हो जाएंगे। एक तो क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और एक उनका फंक्शनल मैनेजर या बिजनेस मैनेजर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मैट्रिक्स मतलब क्या, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है, ठीक है, और एक नई टीम बनाई जाती है। फिर टीम बनाने के लिए मुझे एक बात बताओ, जिस डिपार्टमेंट को छोड़ के आए वहाँ के भी तो बॉस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और अभी जिस प्रोजेक्ट में आए हैं उसके भी तो बॉस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो उनके लिए 2 बॉसेस हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? अब देखो, पहले सबसे पहले ये समझाता हूँ। इट फीचर्स अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट होता है विद टीम फॉर्म्ड विद पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट दैट आर बिल्ड फॉर टेम्पररी टास्क बेस्ड। इज दिस क्लियर? एक टेम्पररी प्रोजेक्ट के लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को लेकर आते हैं एंड दे मेक अ न्यू टीम आउट ऑफ इट। द रिलेशनशिप हैज दिस रिलेशनशिप हेल्प्स टू मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट, बराबर, बड़े बड़े कंपनीज में। अब यहाँ पर क्या होता है, इन दिस रिलेशनशिप देर आर मोर देन 1 बिजनेस लेवल मैनेजर फॉर ईच फंक्शनल लेवल टीम्स। मतलब अब 2 बॉसेस हो गए। इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया? क्योंकि अब 2 बॉसेस हो गए ना, एक मेरा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का फंक्शनल हेड और इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो फिर जो नेक्स्ट है तुम्हारा, दैट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, स्टार्टअप वाला याद रखने का। ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉयज आर इन द सेम हायरार्कियल पोजीशन। मतलब जो ऐसा हायरार्की था अब वो क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, तो सेम लेवल पे आ गए। इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर वेयर एवरीवन इज कंसिडर्ड एट द सेम। दिस लीड्स टू ओपननेस। अब क्या होगा, लोग खुल के अपने आइडिया शेयर करेंगे एंड साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी होगी इन द वर्क कल्चर एंड फोकस मोर ऑन आइडिया शेयरिंग एंड इनोवेशन। ठीक है, ये सूटेबल किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए जहां पर इनोवेशन या शेयरिंग ऑफ आइडिया इज अंडरस्टूड। एंड सबसे कॉमन स्ट्रक्चर ये तो जो है ना, फर्स्ट वाला फंक्शनल एंड डिविजन, ये तो कॉमन है। मतलब क्या कि यहाँ पर इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप जहां पर ईच फंक्शन हेड या बिजनेस हेड हु रिपोर्ट्स टू कॉर्पोरेट। देखो, फंक्शन लेवल रिपोर्ट करेगा बिजनेस लेवल को, बिजनेस लेवल रिपोर्ट करेगा कॉर्पोरेट लेवल। इज दिस क्लियर? अब फंक्शंस कैसे होते हैं, जैसे HR होता है, फिर डिविजन्स कैसे होते हैं, जैसे प्रोडक्ट का कोई लाइन हो गया, बराबर,
या तो फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एक टॉय मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो क्या करता है, छोटे बच्चों के भी बोलते हैं ना टॉयज बनाता है, या तो सपोज उसका एक अलग से डिवीजन है बारबी डॉल, तो बारबी डॉल एक अलग से डिवीजन हो गया, मतलब अलग से बिजनेस है, उसके अंदर सारे अलग अलग फंक्शंस हो गए। अब वो लोग फंक्शन लेवल बिजनेस लेवल को रिपोर्ट करेगा और बिजनेस लेवल अल्टीमेट कॉर्पोरेट लेवल। तो ये अपना स्टैंडर्ड हो गया, ये क्या है तुम्हारा फंक्शनल एंड डिविजनल इज अ स्टैंडर्ड। इज दिस क्लियर? तो अपन ने 3 टाइप के रिश्ते देखे। अब देखो ध्यान से, कॉर्पोरेट लेवल क्या करता है, विजन बनाता है, मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है। बिजनेस लेवल क्या करता है, आइडियाज ड्रॉ करता है एंड एग्जीक्यूट द प्लान करता है, whereas फंक्शनल लेवल इंप्लीमेंट करता है एंड अचीव द। इज दिस क्लियर? So there are 3 types of relationship. One is functional and divisional, next is horizontal and तीसरा is matrix. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फंक्शनल लेवल तो बड़ा ही सिंपल है कि फंक्शनल लेवल रिपोर्ट करेगा बिजनेस लेवल को और बिजनेस लेवल रिपोर्ट करेगा कॉर्पोरेट। इज दिस क्लियर? इसके साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 भी होता है खत्म, ठीक है। मैं एक बार मॉड्यूल से बता देता हूँ हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। देखो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले अपन ने देखा था व्हाट इज मैनेजमेंट, जो तुम्हारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ना, इतने बड़े कॉन्सेप्ट को अपन ने वहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया था। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो चुका है। फिर ये देखो ये सारे 3 लेवल्स अपने हो चुके हैं। फिर ये जो क्वेश्चन था ना, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। उसके बाद तुम्हारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस जो अपन ने सीखा, ये देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब, इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये मेजर बेनिफिट्स अपने हो गए 11 पॉइंट, लिमिटेशन के 4 पॉइंट, बराबर, ये हो गया अपना। फिर स्ट्रैटेजिक इंटेंट, आज अपन ने क्या विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपना हो चुका है। ये देखो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, दे शुड बी वाला कर रहे थे ना। फिर वैल्यूज, ओके, एंड उसके बाद ये जो लास्ट है लेवल्स, 3 लेवल है और उसके कैसे रिलेशनशिप है वो भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। इसके साथ ये देखो फंक्शनल एंड डिवीजन, हॉरिजॉन्टल एंड मैट्रिक्स, इसके साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 होता है खत्म, ठीक है। नाउ एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन चैप्टर 1 के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट एकदम ताजे हैं, ठीक है। आई गिव यू सम टाइम, टेक आउट सम रफ पेजेस, ठीक है, ट्राई टू ड्राफ्ट दी आंसर। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 करो, यमी फूड एंड टेस्टी फूड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को रीड करो एंड क्या, हाँ तो जा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। मैं आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा लिखने का बढ़ जाएगा। हाँ वही, और चैप्टर 1 और 4 के क्वेश्चंस भी तो करने ही है ना, क्या इसका बर्थडे बेचारी को प्राइज देगा। चलो लिखो। ए लिखने का काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। लॉ में जैसे लिखते वैसा लिखो। लिखना देखो जो यहाँ का जैसे तेरे को लगता है लिख, बताऊंगा बट तू ट्राई तो कर, तो बैठ तो सही, मस्ती कर रहा है ठीक है, एबनॉर्मल बिहेव मत कर, तो बैठना फटाफट लिखना, क्वेश्चन तो पढ़। अप्रोच कैसा है, किसका प्रोएक्टिव है, किसका लिखते है, लिखना स्टार्ट करो। तुम उसी ये लॉ नहीं है, इसमें तुम कैसे भी आंसर लिख सकते हो। हाँ ये कानून नहीं है, ठीक है, इसमें तुमको पता होना चाहिए कि कैसे तुमको स्टार्ट करना है, ऐसा सब नहीं है, मगजमारी नहीं है, तुम अपने हिसाब से आंसर लिखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट लॉ दैट, हाँ जो समझ में आता है तुम क्वेश्चन को भी यूज करके आंसर बना सकते हो। मतलब जैसे 10 12 में लिखा हुआ है बस कीवर्ड
मैं तो पूरा ऐसे दिखेगा चलो ट्राई करो। बिकॉज दे 4 पेज का तो कैंसिल से लिख आज से हम अपना लाइफ का टेम्परेचर बढ़ा ठीक है, बंद कर दे 5 मिनट फिर चालू कर। क्या क्यों बंद करने से क्या बिगड़ता है? वापस चालू करा तो खाना बहुत है इतना तू मेरे लिए भी सोच ले, थोड़ा पढ़ ले, हमारे लिए भी सोच, थोड़ा बकवास मत कर। लेकिन वो शायद खुद तो पढ़ लेता है लाइब्रेरी में। ये कैसे होते पता है? ऐसे बच्चे जिनको टॉप माना होता है बट कोई दूसरा टॉप नहीं मानता। किसी को पढ़ के सही तो पढ़ ले अभी तो। हाँ वही, फिर भी I'll be very honest. When I was a student and someone used to bother like this ना, हम लोग उसकी जो हालत करते थे ब्रेक में। क्वेश्चन को एक बोलना नहीं है। नहीं पढ़ना है कभी तो मतलब सीधा नहीं लिख सकते मुझे भी कोई चीज सीधे सीधे समझ में नहीं आती। तुम्हारा योगा हो गया? इतने बार क्वेश्चन लर्न नहीं करना है, समझ में आ गया। क्या है? वो बोला ना ऐसे वो क्या है? स्पर्धा अरे लॉ नहीं लिख रहे भाई। वो मैं केस ले लिया सच में वही नेक्स्ट वाला सेक्शन चलो मैं इंस्टीट्यूट का आंसर दिखाता हूँ तो तुमको आइडिया आएगा। रुक जा, अभी आया पॉइंट नहीं बट एक मिनट रुक जाओ, कुछ लोग एकदम ही ऐसे बैठे। सी लिसन, तू मत देखना, तू तेरा लिख। यमी फूड्स, सी क्वेश्चन समझा तुम लोग को? यमी फूड्स प्रोएक्टिव है वेयरएज टेस्टी इज रिएक्टिव। तो बस पहला स्टेटमेंट क्या लिखने का? यमी इज प्रोएक्टिव, ऑन द अदर हैंड टेस्टी इज रिएक्टिव। अब प्रोएक्टिव क्या होता है? उसका जो अपना आंसर है बराबर, दैट स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। याद करो जो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है तुम लोग को। अब प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अ प्लान्ड स्ट्रेटेजी वेयरएज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज एन अडैप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। Company strategy is a blend of proactive actions on the part of managers to improve company's market position and financial। ये सेम वही पॉइंट्स है जो अपन ने लिखा है, ठीक है। And reactions to unanticipated development and fresh market conditions। So देखो, if organizational resource permit, it is better to be proactive rather than being proactive in aspect जैसे नए products लाना will give you an advantage in the minds of customers। At the same time, crafting a strategy involves stitching together a proactive strategy and then adapting first one piece and then another as circumstances surrounding। अच्छा ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में बताए। इन शॉर्ट तुम इतना बता सकते हो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए बराबर। इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली प्रोएक्टिव और कंप्लीटली रिएक्टिव। तो जो टेस्टी फूड कर रहा है दैट इज कंप्लीटली रिएक्टिव विच इज रॉन्ग। हेंस यमी फूड्स इज सुपीरियर। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत आइडिया आया कैसे लिखना है? दिस इज नॉट लॉ,
तुमको बस केस स्टडी समझना है और अपने आप वो लिखना है, ठीक है। चलो अभी खुद से ट्राई करो। सजेशन दे रहे हैं ना सर, हाँ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है और केस डिस्कस करना और फिर दूसरे केस में कंक्लूजन। तू कैसे भी लिख, ये लॉ नहीं है बेटा। अरे इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। लॉ में फॉर्मेट होता है, यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है। तू तेरे हिसाब से लिख, सिर्फ सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ठीक है। चलो अभी सुनो, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला तो मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है। थर्ड वाला देखो, रमेश हैज 15 स्टोर्स selling consumer durable in Delhi. 4 of these stores were opened in last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerator, television, washing machine, air conditioner, फलाना देखना, with the shift to the purchase to online stores. अब देखो, अब धीरे धीरे क्या हो गया, सब लोग ऑनलाइन स्टोर्स में चले गए। Sales of his stores came down to about 70% in last 4 years. मतलब 4 साल में, बिकॉज सब लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए तो उसका सेल्स 70% आ गया। कम डाउन टू, हाँ कम डाउन बाय नहीं, 100 से कितना हो गया 75। एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश इन लाइट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इज दिस क्लियर? याद करो कौन से 4 पॉइंट में से कौन सा। वेरी गुड, वापस से बोल। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। वो पॉइंट को यूज करके तुमको पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलो अभी ये वाला तो ट्राई करोगे ना खुद से? ओके चलो स्टार्ट। नहीं, आंसर ही तो लिखना है, अभी लिखो ना। क्वेश्चन तो समझ गया तो खुद से आंसर ड्राफ्ट करो। यू अंडरस्टूड ना व्हाट यू नीड टू राइट इन द आंसर। हाँ हाँ, कंटेंट इधर डिस्प्ले करो कंटेंट। मैं सर को ना 1 मिनट रुको, मैं सर को पूरा PDF दे देता हूँ तो तुम्हारे ऐप पे डाल देंगे। बट ये PDF सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगा, वरना तुम क्या करोगे, क्लास में बोलोगे कुछ लिखना ही नहीं है, हम तो घर पे लिख देंगे। ऑफ कोर्स वही तो पूछ लो क्या अपन बुक चेक करोगे सर? अपन अच्छे बच्चे नहीं क्या अपन लिखते नहीं, जाने दो, मुझे बुक देना ही नहीं है। तुम लोग आज इसके फोटोज लेके जाना, मैं तो, वरना मैं सर को फोटो भेज दूंगा। चलो हाँ वो करेंगे अपन, बाद में करेंगे। किसी के पास इधर एप्पल का फोन है ना? हाँ तो मैं तेरे को ये सारे फोटो एयर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट, ये देखो तुम्हारे लिए डिस्प्ले में रखा है पॉइंट, जिसको यूज करके तुम आंसर लिख सकते हो। बेटा तू आंसर लिख, वो बाद में सोचेंगे। विशाल, यू फर्स्ट लिसन व्हाट आई सेड एंड देन यू से द। मैं उसको एयर ड्रॉप करूंगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालेगी ना। तेरा एयर ड्रॉप ऑन कर दे बेटा। Is it on? Yes. Got it? ये डाल दे ग्रुप में। आया ना फोटो? हाँ। तुम्हारे ग्रुप में डाल दो। अभी मैं इधर क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, एटलीस्ट ट्राई करो। गलत आएगा तो गलत, तुम एकदम ऐसे बैठे रहोगे तो एग्जाम में भी बैठे रहोगे क्या? हाँ, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। तो चलो च्युइंगम चबाना बंद करो और लिखो फटाफट। ये साइड देखो ना तो ऐसा लगता है वो गाय रूमिनेट करती है ना। हाँ एक ही पेज भेजा, बाकी देखिए कहाँ है।
लोग अगर ना मेरे पर्सनल ट्यूशन में होते ना तो अब तक मैं गला दबा देता तुम लोग का। आप पर्सनल लेते हो नहीं हमेशा ना जो लास्ट में लिखा है ना इसको कंसीडर करके आंसर लिखो कि रमेश की क्या पोजीशन हुई है और उसमें भी बोला है कि एज पर द लिमिटेशन इन लाइट और मतलब एज पर लिमिटेशन ऑफ एसएम में उसकी क्या पोजीशन 4 ही लिमिटेशन है पीछे के किंग तो कुछ है ही नहीं कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है तो पहला पॉइंट ये है व्हाट रमेश इज गोइंग टू इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन एनवायरनमेंट अरे वो
See how they have written the answer. Basically, they have just covered this point. Ramesh Sharma is facing declining sales on account of large-scale shift of customers to online stores. ठीक है? While he is using tools of strategic management, they cannot counter all hindrance and always achieve success. There are limitations to strategic management. जैसे environment is highly complex and turbulent. So इसमें तुम सिर्फ as it is वो points नहीं लिखो, क्वेश्चन के साथ उसको रिलेट भी तो करना पड़ेगा ना. सिर्फ ऐसे वो 5 पॉइंट उसमें का लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. So entry of online stores, a new kind of competitor brought a different dimension to selling consumer durable. ये सब कैसा है ना, the more you will read the notes, the more you will understand कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें फ्रेम कर सकते हैं. और ये सब प्रैक्टिस से आता है. You cannot just rectify all the concepts and just go directly in the exam and just write that much content. केस स्टडी में तुमको पता होना चाहिए कि कैसे हम हमारा कंटेंट को क्वेश्चन के साथ मिक्स करके लिख सकें. Online stores with their size, power could control the market and offer stiff competition to traditional store. तो बट देखो की पॉइंट तो यही है बराबर. दूसरा क्या, it is difficult to predict how the changes will shape up the future. Although managing strategically failed to see how online stores will impact the sales. ठीक है. Strategic management is time consuming process. अब उन लोग ने क्या किया और भी वो सारे पॉइंट्स डाल दिए. That is up to you. मेन पॉइंट एक ही है. ठीक है. The first point. If you wish, you can just put a point across that it is a time consuming process. You should continue to manage strategically and challenging time requires to put in more efforts. फिर क्या बोला है, it is costly. ये लोग ने तो क्या किया, चारों के चारों लिमिटेशंस को लगा दिया है. ठीक है. तो अगर एग्जाम में तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है तो तुम चारों के चारों लिख सकते हो. बट आई फील दैट इवन इफ यू फोकस ऑन द फर्स्ट वन इट इज सफिशिएंट. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. रमेश शर्मा में कंसिडर एंगेजिंग एक्सपर्ट्स टू फाइंड आउट प्रेफरेंसेज ऑफ कस्टमर. मतलब क्या कि कस्टमर को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है. आजकल लोग क्यों ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि टाइम सेव करता है, प्लस ऑनलाइन में ऑफर्स होती है बराबर. एंड अट्यून हिज स्ट्रैटेजीज टू बेटर सर्व हिम विद कस्टमाइज्ड मैनर. फिर द स्टोर्स ओन्ड बाय रमेश आर स्मॉलर देन ऑनलाइन स्टोर्स. ऑनलाइन स्टोर्स पे तो भाई तुमको जितना प्रोडक्ट लाना है ला सकते हो बराबर, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर है ना, उधर कोई फिजिकली तो आने नहीं वाला है. It is very difficult for him to visualize how online stores will move strategically. Is this clear? अब देखो अपना जो आंसर है यहाँ पर, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है. It is difficult to understand and predict कि आज जो अपन ने प्लानिंग किया वो फ्यूचर में रॉन्ग हो सकता है. एनवायरमेंट में क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. फिर दस रिलाइंग ऑन बिजनेस स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग, क्योंकि एनवायरमेंट तो चेंज होता रहता है. तो ये पॉइंट्स को लेकर भी तुम अपना आंसर बना सकते हो. इट इज़ नॉट रॉन्ग. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. और इन लोग ने क्या किया, ऐड किया. चलो तुम इसको वन लाइन में ऐड कर सकते हो कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसलिए उसको एडवांस में ही सारा प्लानिंग करना चाहिए. कॉस्टली भी है तो उसको सोचना चाहिए कि उसको कैसे अपने. यस अंडरस्टूड गाइस. इज दिस क्लियर. यस. नहीं 4 या 5 का ही आता है, स्टैंडर्ड है. मोस्टली तो 5 मार्क के सारे क्वेश्चन 5 मार्क का ही आता है. ठीक है. स्टैंडर्ड. जैसे देखो एक मिनट. हाँ रुको मैंने डे 1 पे क्या बोला था, पेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नहीं वही नहीं होता तो तुमको कंटेंट लिखना पड़ेगा. उसमें तुम ऐसे नहीं बोल सकते कितना लिखो. अब वो तो क्वेश्चन जैसा है. सपोज उन लोगों ने सीधा बोल दिया एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ एसएम, तो सारे के सारे 11 पॉइंट लिखने पड़ेंगे. उसमें तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग 4 पॉइंट लिखे या 5 पॉइंट लिखे. अब अपन ऑलरेडी शॉर्ट करके लिख रहे तो सारा ही लिखना पड़ेगा. यस. सी दिस इज योर पार्ट 2, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब देखो हर एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर 5 मार्क का है. फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स, सेकेंड क्वेश्चन 5 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स. तो इट इज ऑल 5 मार्क्स ओनली. अरे अब देखो स्टेजेस जो अपन ने देखे थे टर्न अराउंड के, उसमें सारे स्टेज लिखे इन लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था. सी लिसन, रीड एट द क्वेश्चन. सिनर्जी इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट सिंस
the year 2010. Company was doing well till 22. After that its market share started declining. Accumulated loss started mounting, मतलब बढ़ने लगा. इंग्लिश हमेशा हाई फाई रहेगा पेपर्स में, ठीक है. तो तुम उधर अगर तुमने मॉड्यूल भी अच्छे से नहीं, मॉड्यूल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर जितने क्वेश्चंस किए हैं ना वो तुमको आने चाहिए. And in turn carried a persistent negative impact on its cash flow. कहना से ये सारे डेंजर सिग्नल्स बोल रहा है. As a result, morale of employees was not up to the mark. The board of directors of the company thought it is proper to continue the business by placing emphasis on improvement in internal efficiency. So obviously turnaround is an internal strategy only. In view of the same, board is evolving a workable action plan. Action plan. See, आंसर क्या लिखना है ना, वो क्वेश्चन में ही कोई ना कोई कीवर्ड रहेगा. तो यहाँ पर वो लोग क्या बोल रहे हैं, एक्शन प्लान. तो तुम सीधा सीधा क्या लिखोगे, एक्शन प्लान ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. तो पहले 2 लाइन में टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने का, और उसके बाद उसका एक्शन प्लान लिखने के पांचों स्टेजेस लिखने के. इज इज क्लियर. स्टेज 1 क्या था, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम. स्टेज 2 क्या था, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान. स्टेज 3 क्या था, इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान. स्टेज 4 रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस. एंड स्टेज 5 क्या था, रिटर्निंग टू नॉर्मल. ये सहारा तुमको लिखना पड़ेगा. इज दिस क्लियर. ये देखो यहाँ पर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. उसके अंदर जो जो कीवर्ड्स है, जैसे देखो रूट कॉजेज दिखा बराबर, फिर पुअर कैश फ्लोज वगैरह. तो तुम लोग को वो फिर अंदर अंदर तुम थोड़ा बहुत कंटेंट वो चेंज कर सकते हो. पेपर है सितंबर का. इज दिस क्लियर गाइस. ठीक है. सो सारे क्वेश्चंस 5 मार्क के स्टैंडर्ड आएंगे, उसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं है. हाँ, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये वाला देखो. स्टार्टअप्स इधर 4 है. Startups rarely aim for stability strategy while agreeing with the statement or otherwise support your point of view by briefly stating as to when the stability strategy is meaningful. मतलब reasons for stability strategy. State the major reasons for stability strategy as one of the corporate strategies of the company. तो सिंपल तुम लोग को इसमें क्या लिखना है, agreeing with the given statement. स्टार्टअप का ये सब आगे का टाइम पास है. उसके बाद देखो when stability strategy is useful और उसके reasons. समझ में आया. अपन ने देखा था ना मेच्योरिटी स्टेज, फिर फ्यूअर चेंजेस या फ्यूअर स्टेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ऐसे ही करना पड़ेगा. इट विल कम विथ प्रैक्टिस. अंडरस्टूड गाइस. चलो तुम लोग ने लिखा ये वाला 3rd क्वेश्चन, समझ में आया तुम लोग को. सी विल डू सम मोर नाउ. लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4. ठीक है. चैप्टर नंबर 4 के ना तुम लोग को अच्छे से और भी लिखने को मजा भी आएगा, क्योंकि वहाँ पर सीधा सीधा क्या है कि केस स्टडी दिया है, वो किसी ना किसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलोंग करता है. चलो आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व. हैंड्सऑफ का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ वाला याद है ना तुम लोग को. चलो ये 4th क्वेश्चन सॉल्व करो. In context of ANSOP product market growth metrics, which type of growth strategies are there in the following case? चलो ये तो 1-1 केस है, 4 मार्क का आएगा. ठीक है. चलो लिखो. Do not discuss, then you will understand. ठीक है. Try to solve this. बर्थडे गर्ल मिलना हो ना.
भी चुंगम खा रहा थे, छोड़ दे इसको। तुम लोग को क्या जॉ लाइन बनाने का है क्या? ये पंचायत वो पूछा, मैं किधर पूछा? वो सब करता है, तू बस उसको उंगली करता है। तूने एक भी आंसर नहीं लिखा है ना विशाल? लिखा। मुझे तुम लोग टैक्स का मूवी दिखाओ ना। नहीं रे, नोटबुक देख के क्या करोगे? ठीक है। राइट पॉइंट लिखना है। उसको एक्सप्लेन करना, वो काम होता है। आप उसको एक्सप्लेन करो। अच्छा, मैं तो थक गई भाई साहब। क्या लिखने का नहीं चाहिए? बहुत सारा कंटेंट है। एक्चुअली तुम लोग आज एनर्जी लेके चिल्ला के बोल रहे थे ना, तो इतना लर्न हो गया। हमने सोचा हाँ हम लोग वही सोच रहे थे। अभी शर्मा सर 10 बजे तक आ जाते ना, सर नहीं आए। हम लोगों ने कहा नसीब अगर मैं लेट होता तो तुम चले जाते। नहीं गंगा जी बोलते तब जाते हम। तब बाद में पूरा दिन हम लोग तो पढ़ते, तुम लोग गायब हो गए एक से पास बंक। मैं तो डिक्लेयर करता सिलेबस ओवर है। एक लेक्चर के लिए था। मेरा लेक्चर किसी ने आज तक लाइफ में कभी ऐसे बंक नहीं किया। पढ़ने थोड़ी आते, बंक मारने के लिए कॉलेज। मैंने एक बार ना एक कॉलेज में मैं गया था गेस्ट लेक्चरर करके, तो उधर कैसा लास्ट था लेक्चर, मैं इतना थक गया था ना, तो मैंने उनको बोला एक काम करो आप लोग ना भाग जाओ। तो मैं प्रिंसिपल को बोलूँगा बच्चे भाग गए, तो मैं भी जल्दी छोड़ गया, वो लोग भी जल्दी छोड़, साइंस वाले बच्चे। तू किधर घूम रहा है? अच्छा अरे जाना क्या इसको एक्सप्लेन भी करना है कौन? विवेक ना तो अरे तू का नाम है? तू गुजराती है? तेरा नाम क्या है? लिखा है इधर में? क्या सोच रहा है? पेज मत बचा, लिख तू चुपचाप। सुनो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स में सबसे पहले देखो, अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टूथपेस्ट
advises its customer to brush teeth twice a day to keep breath fresh. इसको क्या बोलते हैं? Market penetration. A business giant in hotel industry decides to enter into dairy. Diversification. One of India's premier utility vehicles manufacturing company ventures into a foray Market development. market development. And last, Product development. product development. Auto renew, हाँ वही. देखो यहाँ पर बड़ा केस रिपीट हो गया. टेबल बनाना पड़ता है. अरे नहीं रे वो अलग है. सो पहला वाला मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा मार्केट डेवलपमेंट, चौथा प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ऐसे क्या कर रही है? सही तो है. हाँ कंटेंट. अरे कंटेंट मतलब वही चीज है. तुमको क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही लिखना है वापस से. आर यू गेटिंग? देखो ना, अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टूथपेस्ट एडवाइसेस इज कस्टमर. इट रिफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर बिजनेस फोकसेस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट. बट वो स्टेटमेंट भी तो लिखना पड़ेगा ना. Yes. समझ में आ रहा है क्या? वो क्वेश्चन से लिखवाएंगे यस यस यस. ऐसा चलो. चलेगा राइट ही नहीं. होगा सर वो सब्जेक्ट से नहीं बोलता है. ऐसा राइट होगा तो चलो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन करो. एक गौतम एंड सिद्धार्थ. आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट दिस क्वेश्चन. मतलब क्वेश्चन है, आंसर लिखना है. आंसर लिखो, ये सोच के लिखो. ये एग्जाम में आया भी है एक बार. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्राई टू राइट द आंसर. आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस. वो सब हटाना है. कितना जूम करो बेटा? बराबर. ये प्रियंका तुम्हारे ग्रुप में है क्या? हाँ तुम लोग आई ही नहीं वो आज तक. अर्जुन क्या होगा उसमें से आके चले गए. गंगा जी आज वो प्रियंका नहीं आई. अरे इधर वो एक लड़की बैठती थी, वो ऑफिस चली जाती थी 11 बजे. वो एब्सेंट है. सुबह भी नहीं. सोलन सोलन. कोई मतलब ही नहीं. ये पूरा पढ़ के पूछ रहा था आंसर राइट है. क्या टेक ओवर? इधर कुछ टेक ओवर नहीं है. च्युइंगम खाता जोड़ रहा है तू. हो गया. इसको आगे बुला लो. पीछे कुछ क्या दे रहे हैं वो. वो शांति है. वो इधर आगे आता तो इधर बैठते इधर बैठते. मेरा तो फटका था ना तभी.
आप ही बोलेंगे इधर आ सकते हाँ आ सकते हैं घूमने फिरते हुए। घूमर घूमर नहीं करते आप ही बोले कि परमिशन लेने का नहीं जाने का कॉलेज जाने चुप बैठ गप्पा बस तुझी इज्जत काढतोय तू माझी इज्जत नाही करत मग गप्पा बस आणि आन्सर माझी इज्जत करत अरे आन्सर लिखना भाई अरे मराठी बोलते चांगलं बोलतो गपरे येतो तुम्हाला तू क्वेश्चन को बोलना बंद कर आंसर लिख investments and returns. किसका कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन लिखोगे ना बैठा क्या है तो मैं शाळा है वो नहीं देखो जज क्या आता है सर बच्ची जज क्या आता है
डाइवर्सिफिकेशन Should I discuss the question? क्या बोला है? गौतम एंड सिद्धार्थ, टू ब्रदर्स, आर ओनर्स ऑफ अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद. They are doing well and have substantial surplus fund available within the business. They have different approach regarding corporate strategy to be followed. Gautam is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad, manufacturing stationery items. तो गौतम का क्या हो गया? कॉन्ग्लोमरेट हो गया. सेम मार्केट है ना, बट फरीदाबाद में तो अरे प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट. कपड़े और स्टेशनरी का क्या लेना देना है? तू स्टेशनरी लेने जाता है तो कपड़े, तू स्टेशनरी लेने जाता था, कपड़ा भी खरीदता है, तो कपड़ा खरीदता है तो स्टेशनरी भी खरीदता है. ऑन दी अदर हैंड, सिद्धार्थ डिजायर्स टू स्टार्ट अनदर यूनिट टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन, फॉरवर्ड वर्टिकल, क्लॉथ और रेडीमेड, सेम सप्लाई चेन ना. यस. इज दिस क्लियर? देखो इसका आंसर देखो कैसे लिखा है. नो, इट कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेट. क्लॉथ एंड रेडीमेड इज डिफरेंट. टेक्स्टबुक में कॉन्सेप्ट के अंदर ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड. हाँ, वो चलेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं. बट मेन क्लियरली क्या बोला है? वर्टिकल इंटीग्रेशन है और उसमें भी फॉरवर्ड है. सी, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तू कपड़ा बनाती है, कपड़े के बाद नेक्स्ट सप्लाई चेन में क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है, उसके गारमेंट्स बनते हैं ना. तो वही हुआ ना. सी, सिद्धार्थ सीक्स टू मूव फॉरवर्ड इन द चेन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय अडॉप्टिंग वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन. इज दिस क्लियर एवरीवन? गौतम का क्या है तुम्हारा? कॉन्ग्लोमरेट एंड सिद्धार्थ का है फॉरवर्ड. यस, चलो आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देन यू कैन लीव. नहीं, एक्चुअली ब्रेक दिया था मैंने, हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं. सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं इसके. पहला वाला तो तुम लोग ने कर लिया, गौतम एंड सिद्धार्थ वाला. चलो सेकंड वाला करो. सेकंड वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या करूँ? कौन सी स्ट्रैटेजी होगी? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. ठीक है, और उसके स्टेप्स मतलब एक्शन प्लान बोला है. अब सुनो ध्यान से, लिसन. ऑर्गेनो वाला जो है ना, ऑर्गेनो, ये तुम लोग लिख के ट्राई करो. लिख के ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. थर्ड वाला लिखो प्लीज. वो टर्न अराउंड था और उसके 5 स्टेजेस बताने थे. उतना बड़ा आंसर तुमको अभी याद भी नहीं होगा. ठीक है, थर्ड वाला लिखो. वो चैप्टर 2 है, बाद में आएगा ना, तो टेंशन नहीं लेता है. मेरे को लगा आप सीक्वेंस में करा रहे थे ना. चैप्टर 2 का क्वेश्चन कर. मुंह मत बना, क्वेश्चन कर. पढ़ने में तेरा इंटरेस्ट ही नहीं है. आई कैन पिक इट आउट फ्रॉम योर बिहेवियर. और क्लास में तो तू गप्पे मारने ही आ रहा है ना. पढ़ ले थोड़ा.
वर्टिकल बैकवर्ड बैकवर्ड है हाँ वर्टिकल आगे लिखो थोड़ा लिखो आंसर तो लिखो आंसर है तू बस ऐसे बैठा रहेगा ना तुम्हें कुछ भी नहीं लिखा है मेरे डाइवर्सिफिकेशन इतना कुछ वेक्टर क्या है यस तू भी बुक लेकर आई है हाँ तो लाइब्रेरी जाते ना तो पढ़ने के लिए आपने कल लेक्चर था आपका आज पढ़ना पड़ेगा अभी आएगा नहीं ये तो अब धीरे धीरे करके बुक निकलेगी ना लोगों की हम लोग नहीं लाए हम लोग नहीं लाए ये लोग लाइब्रेरी जाते हैं इसलिए बुक लेते हैं अरे अभी कल पढ़ा अब पूछते हैं तो अभी पढ़ने के लिए बुक चलेगा तो मेरे को अचानक से क्लिक हुआ अभी कल तो पढ़ने कल कल पूरा लिख दिया कल के कल हाँ सारे नोट्स कंप्लीट चाहिए ऐसा नहीं जल्दी छुट्टी है वेडनेसडे आप बोले ना छुट्टी है फिर तेरा बर्थडे है देखो माफी माफी एक मिनट अगर लेक्चर सुन ले आज का लेक्चर भी होता है तो भी इतने कॉन्सेप्ट तो लिखने ही पड़ते ज्यादा पेजेस नहीं है ज्यादा आप पढ़ा हम लोग रोज लेक्चर में 10 पेज तो लिखते ही है लिख के लाना है कल तेरे को थर्सडे तक कंसेशन है इसको कहते हैं मैं उसका दोस्त हूँ नहीं मैं उसका दोस्त उसके पार्टी में रहा हुआ बुलाएगी कोई पार्टी देगी वो शुद्धा गंदी नहीं होगा सवाल के बाद ए चलो लिखो फटाफट अगर कल ऑडिट वाले मैम ले रहे होंगे तो मैं नहीं आऊँगा मैंने आपका डाला हुआ टाइम टेबल में अब शाम को चेंज हो सकता है ऑडिट वाले मैम का फेस भी दिखता रहता है फेस और वो साइड सर के लेक्चर के बाद ऑडिट होता है ना वो हैवी हो जाता है मैम को लगता है हाँ उसको पीछे पड़े वो तुमको कैसे दिखती है मतलब कैमरा इसमें ऑन रहता है ना अच्छा ओके वो यहाँ से दिखता है नहीं वो यहाँ पे भी अरे दोनों जगह दिखता है अरे मैंने वो तुम लोग को कैसे देखती है अच्छा ऐसा ये सभी लोग के लिए तो यहाँ पर आते थे नहीं वो उनका सीओ के सामने एलएलबी इसीलिए कौन सा बोलेगा कौन रे
ये चीज तीसरी बार पूछा है। पर तू पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तुझे बाकी सब चीजें पंचायत है। अभी आपको लग रहा है कि क्या नहीं ठीक है, मुझे क्या नहीं पता। ऑर्गेनो वाला क्या है? सी व्हाट इज हैपनिंग, इट्स अ लार्ज सुपरमार्केट चेन। वो क्या खरीद रहा है? फार्म खरीद रहा है। ठीक है, अपना जो बिग बाजार वाला एग्जांपल था वो। फोर्थ वाला किया तुम लोगों ने? अच्छा, तो फोर्थ वाला पढ़ा भी नहीं है? ओके ठीक है, चलो उसके बाद फोर्थ वाला रीड करना, थर्ड होने के बाद। थर्ड हो गया, अभी फोर्थ वाला रीड करो। रुक जा। जीरो मिलेगा, तो मालूम पड़े कि ये लैंग्वेज, तो मालूम तो पड़े ओन वर्ड्स में डाल के देखा तो उसको मॉडल पे मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा एग्जाम में। चलो फोर्थ वाला देखो। विथ ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, सॉफ्ट incurred significant losses in 5 financial year. They enter into manufacturing of cloth made of cotton, silk, polyester, rayon, lycra, and blends. Competition is also, रुक तो जा। Competition is also intense on account of cheap imports. Companies facing cash crunch and not able to pay the salaries to employees suggest a grand strategy that can be opted. कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं? सोच सारे ही बोल दे ऑप्शन है। सी पहले तो इन लोगों ने ना क्वेश्चन को कैसे लिखा वो समझो। सॉफ्ट वाला रिट्रेंचमेंट ही है, बट सुनो ध्यान से, एक ही लिखने का। इधर इन लोग ने जो किया ना वो गलत है। यू शुड राइट ओनली वन। तो यू आर गोइंग टू राइट, बराबर है, तू जो बोला ना वही है, बट एक ही लिखने का। टर्न अराउंड, रिट्रेंचमेंट दोनों ने लिखने का। हाँ, सो देखो क्या ऐसा रॉन्ग नहीं है, बट वो लोग ने जो बोला है ना, तुम एक ही चीज लिखो ना, रिट्रेंचमेंट का ही पार्ट है टर्न अराउंड। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखना है, सुनो कि क्या क्या केसेस में ये होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है वो तुम लोग को समझा क्या? ठीक है, और साथ ही साथ इसके क्या स्टेप्स है, ठीक है, वो तुमको करना है। अब देखो यहाँ पर इन लोग ने आगे क्या लिखा है, स्टेप्स रिजल्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रोसेस रिवर्स करना है तो वो टर्न अराउंड यूज करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई नहीं भाई मेरे से अब नहीं होगा, ठीक है, तो वो डाइवेस्ट कर देगा या तो सीधा सीधा लिक्विडेट कर देगा। इज दिस क्लियर? बस नहीं। फिर अभी देखो नेक्स्ट जो है कि एक क्वेश्चन है ना एट्रिक्स वाला, ये एट्रिक्स वाला करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचो आज लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है ना, कहाँ से लिखना चाहिए? चलो लिखो, लिखो क्या पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा स्ट्रैटेजिक ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है?
क्वेश्चन तो पढ़ ले, पढ़ लिया? क्या ऑप्शन अवेलेबल है? हैं? अभी कोई आंसर देखिए। What is the option? Strategic option? च्युइंगम गैंग बस खाते रहोगे? हाँ, आंसर नहीं दोगे? अदिति, रुखसाना क्या है आंसर? Padigal, what is the option? बता इसका ऑप्शन क्या आएगा? अंदर तो आने दो, पहले से बोल रहा हूँ, बाहर से भाग जाओ। ऑप्शन क्या आएगा? ओके, इसने बोला प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कितने लोग को लगता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? सी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यस, सबसे पहले वो लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग एक्विजिशन कर सकते हैं। तीसरा, वो लोग कोई भी अनरिलेटेड ग्रोथ चेक कर सकते हैं, मतलब क्या कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, या तो वो लोग क्या कर सकते हैं? डाइवेस्ट कर सकते हैं। सो एनी ऑप्शन तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, तुमको कौन सा ऑप्शन? हाँ, सब नहीं, एटलीस्ट कोई भी दो ऑप्शन लिख के आने का। एग्जाम में अगर पूछेंगे ना तो कोई भी दो ऑप्शन लिख के आने का। अब देखो, एक लास्ट केस स्टडी है, वो तो उसका आंसर नहीं लिखने का, बस समझ लो क्या है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसेंटली वेंचर्ड इनटू बिजनेस ऑफ co-working space when global pandemic struck. This has resulted in business line becoming unprofitable and unviable and a failure of existing strategy. Unviable, unprofitable. However, the other business are relatively less affected by pandemic compared to the recent co-working space. Suggest कौन सा strategy use करना चाहिए? The best strategy is divestment. ठीक है? However, अरे टर्न अराउंड भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं, ठीक है? बट डाइवेस्टमेंट क्या है ना, डाइवेस्टमेंट क्योंकि वो अनप्रॉफिटेबल हो गया, अनवायबल है, मतलब देर इज नो चांस ऑफ रिवाइविंग दैट बिजनेस नाउ, इसलिए तुम क्या करोगे? डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज करोगे। समझ में आया? पक्का? अब मैं तुम लोग को आज जो अपन ने कॉन्सेप्ट करवाए थे ना, उसके मैं फोटोज इसको भेज दूंगा। तुम लोग को देखो नोट्स कहाँ से कंप्लीट करने हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट नंबर 19, रुको, कॉन्सेप्ट नंबर 19 ये पूरा, उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 20, ठीक है? नहीं, मत करो सर। क्यों भाई? ये पूरा लिखना है। उसके बाद विजन, रुक जाओ ना, शांति रखो। विजन, मिशन, फिर उसके बाद ये गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, फिर स्ट्रेटेजिक लेवल्स। सर हाँ, थर्सडे तक ना, अगले सुनो, और यहाँ तक 26 कॉन्सेप्ट तक तुम लोग को लिख कर आना है, ठीक है? 19 से 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो एक मिनट, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मुझे कल के कल चाहिए, सबको टाइम दे रहा हूँ मैं, थर्सडे तक तुम्हारा हो जाना चाहिए। बट कल का अगर मेरा लेक्चर होगा, ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना है? हाँ, पेजेस छोड़ देना। यस, इज दिस क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।